Welcome everyone to my YouTube channel, that is League of Toppers. So guys, this channel was created with an aim to bring various toppers and give you the correct advice, share their strategies so that you can achieve your IAS dream, and that too in the most simplest way. And इसी को पूरा करने के लिए आज हमारे साथ हैं निखिल अग्रवाल, who has secured AIR 181 in 2019 and 298 in CSE 2020. Welcome Nikhil for our session. Thank you, sir. So Nikhil, and मैं अपने viewers को बताना चाहता हूं कि आज का जो हमारा session है, that is exclusively focused on the prelims. And viewers, let me tell you guys, he is one of that guy जो consistently जिन्होंने prelims निकाला है. And I feel that he can give you real genuine advice जो आपको prelims 2022 निकालने में आपको clearly help कर सकते हैं. And that's why let us see कि क्या निखिल के opinions है, what was his strategy, and कुछ specific points को हम जानने की कोशिश करते हैं. So निखिल, सबसे पहले जैसे आपको क्या लगता है, आपने 2018 क्लियर किया, prelims 19, 20, and there have been a different trend that been observed. So what is your opinion about the recent trend of prelims paper? Sir, so I'll divide my observation in two parts. Firstly, with respect to the static part, and secondly, with respect to the dynamic part. I think static part के regarding more or less consistent ही है कि अगर किसी ने basic books जो हैं, जो भी जैसे किसी भी respective coaching में या फिर test series में जो भी हम basic material पढ़ते हैं, वो part more or less consistent है. जो पहले आता था लगभग similar वैसा सा ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा change नहीं है. डायनेमिक पार्ट में एवरी ईयर इवॉल्व होता हुआ मैंने देखा है. जैसे 17 में मैंने जब अटेम्प्ट किया था तो उस टाइम पर कुछ सर्टेन एरियाज पे फोकस होता था, बट अगर हम 17 को 2021 से कंपेयर करें तो दिस ईयर वी आर सीइंग दैट दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्पोर्ट्स एरिया, फ्रॉम द एरियाज व्हिच वर नॉट टच्ड फॉर प्रोबब्ली अ डेकेड. तो करंट एस्पेक्ट थोड़ा इवॉल्विंग है, बट स्टैटिक पार्ट आई थिंक विच इज वेरी मच मैनेजेबल. एंड अगर कोई भी एक ढंग के स्टैटिक रिसोर्सेज को ढंग से प्रिपेयर करता है, रिवाइज करता है, आई थिंक दैट इज मैनेजेबल. बट यस, विद रिस्पेक्ट टू द करंट एंड इवॉल्विंग पार्ट, वन हैज टू रीड मल्टीपल सोर्सेज. जैसे कि न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ता है एंड एक मैगजीन भी पढ़नी पड़ेगी, एंड बट उसको रिवाइज करे बार बार. सो दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. सो सी निखिल, यही ना मैं काफी स्टूडेंट्स को बोलता हूं, लेकिन जब आप लोग बोलते हो तो थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है. सी मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की ना फंडामेंटल मिस्टेक रहती है इन नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स. लाइक एज यू सेड दैट समहाउ they overemphasize current affairs as compared to the static portion. Is it so? Yes, sir. Sir, I totally agree with you. So I'll remind you of one thing. I think I came to you on 14th of September 2018 Yes. when I joined your organization. तो दिसंबर 2018 हम लोग मेंस का कोई टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, एंड मैं ये बोल रहा था आपको कि सर अगर इवेंचुअली हम लोग पेपर देखें और कट ऑफ देखें तो अगर किसी का स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो वो एग्जाम क्लियर कर सकता है. कि लेट्स से 2021 की बात 20 की बात करते हैं, सीएसई 2020 की. सो द कट ऑफ वाज अप्रोक्सीमेटली 92.71 समथिंग, इफेक्टिवली 93. दैट इंप्लाइज अगर किसी के 47 नेट क्वेश्चंस करेक्ट है, दैट पर्सन कैन क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. बिल्कुल सही. तो एंड यूपीएससी गिव्स यू अ स्कोप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 क्वेश्चंस जो स्टैटिक ही नेचर के आते हैं. तो अगर कोई करंट का एक सिंगल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ना करे, बस अपना स्टैटिक पे कमांड बहुत स्ट्रांग रखे, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी हर्डल इन क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो वही प्रॉब्लम होती है. बट क्योंकि जब हम लोग पूरा प्रिपरेशन में होते हैं और बहुत सारी जगह से बोला जाता है कि नहीं करंट है, ये मैगजीन आई है मार्केट में, नहीं ये न्यूज़पेपर में ये चीज आई थी, नहीं, तो उसके चक्कर में हम लोग अपने थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं. बट आई फील कि जिसका स्टैटिक स्ट्रांग है उसका प्रीलिम्स इन जनरल नहीं रुकेगा. सो यस, ये आई थिंक ना, जैसे अभी निखिल तुमने बोला, मेरे और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग को भी ना बाद में जब रियलाइज हुआ और उनका कंसिस्टेंटली जब प्रीलिम्स निकला, देन दे रियलाइज कि हाँ, स्टैटिक जिसका स्ट्रांग है, फाउंडेशन जिसका स्ट्रांग है, आई थिंक उसको प्रीलिम्स निकालना इतना डिफिकल्टी नहीं है. चाहे चाहे वो एक्सपीरियंस पर्सन हो, सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, और व्हाटएवर, फर्स्ट पर्सन क्यों ना हो, फर्स्ट टाइमर क्यों ना हो.
नो, सपोज निखिल, जैसे ये तो एक हमने बात की ना, एक स्टैटिक, इसके अलावा व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली टू क्लियर प्रीलिम्स? सर सो एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, मतलब मेरे को थोड़ा टफ लगता है। इन जनरल आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद मेंस एग्जाम, बट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स मेरे को थोड़ा डर लगता है। तो मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ता था। यूजुअली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि लास्ट के 3 मंथ पढ़ते हैं, 3 मंथ में प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ते हैं, बट मैंने हमेशा इंटीग्रेटेड पढ़ा था। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि बिकॉज सेम ही सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी आज इन द मेंस एग्जामिनेशन आल्सो एंड आई एम गोइंग टू रीड द सेम सोर्स, मैं सेम ही बुक से ही क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो, तो क्यों ना मैं इंटीग्रेटेड फैशन में ही पढूं। जैसे कि लेट्स से मैं मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 का रिवोल्ट का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसमें क्या करता था कि पहले मेंस के भी क्वेश्चंस देख लेता था चैप्टर शुरू होने से पहले, और प्रीलिम्स के भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लेता था, फिर उस चैप्टर को पढ़ता था। तो वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि अच्छा ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये पार्ट पूछ लिया, ये पार्ट नहीं पूछा हुआ है, तो हो सकता है अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही इंटीग्रेटेड फैशन में मैं शुरू से पढ़ता था, एंड यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी, और बार बार रिवाइज करता था अपने कोई भी जो सर्टेन सोर्सेज है उनको बार बार रिवाइज करता था, टेस्ट देता था। जैसे मैंने आपके यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था, तो वीकली मैं फिल्म का टेस्ट देता था एक, तो एक बार तब रिवाइज होता था, फिर सेम सिलेबस का नेक्स्ट वीक मेरा मेंस का टेस्ट होता था, तो फिर मेरा दूसरी बार रिवाइज होता था। फिर उसी वीकेंड पे मैं वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर और मेंस का क्वेश्चन पेपर जो क्लास में हुआ होता था वो रिवाइज कर लेता था। तो इफेक्टिवली मैं 15 डेज में सेम टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लेता था। इससे मेरा बिल्कुल। बेनिफिट क्या होता था कि जो एग्जाम से पहले जब मैं रिवाइज करता था तो मेरे को टाइम नहीं लगता था, आई यूज्ड टू हैव अ हम्म। लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कंसोलिडेटेड होती थी 3 3 4 4 बार पढ़ने की वजह से। तो ये हेल्प करता था मेरे को सर। सो अगर जैसे मैं इसको कुछ पॉइंट्स में डालूं ना हमारे व्यूअर्स के लिए, सो दैट विल बी फर्स्ट पॉइंट इज लाइक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स और मेंस. Second will be revision, multiple revision of the same source. Third will be like यस सर। prelims test series that helps in developing an aptitude. What else, like इसके अलावा 3 points which is like key pillars, even I felt that ना ये 3 key pillars हैं. Sir, I think prelims test series is one of the key pillar, but at the same time, what I feel is that it should not be done just 2 months before the examination or 3 months before the examination. I think one should take it for at least 5 to 6 months. उससे क्या होता है कि थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है लास्ट 2 3 मंथ में लगता है कि अब इतने सारे टेस्ट करने हैं, 30 पेपर करने हैं, 25 पेपर करने हैं, बट अगर हम लोग एक एक वीक में एक एक पेपर करें तो माइंड पे उतना लोड भी नहीं आता, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे पाते हैं, एंड वो प्रिपरेशन थोड़ी स्प्रेड आउट हो जाती है, इवन आउट हो जाती है, उसके चक्कर में लोड कम रहता है यूजुअली, एंड No, दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल। like coming to this prelims test series only, निखिल, see students को मैं काफी बार देखता हूँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेस्ट लगाया एंड देन दे आर हैप्पी कि अच्छा उनके इतने नंबर आए, 80s आए, 90s आए, देन उसके बाद देयर इज नथिंग लाइक पोस्ट टेस्ट एनालिसिस की डिस्कशंस, और दे हैव नॉट सीन द एक्सप्लेनेशंस, कोई अगर टॉपिक मिला हो तो अंडरलाइन नहीं किया, या दे हैव नॉट रिटन इट सेपरेटली इन अ पर्टिकुलर डायरी जिसको हमें और इंटरनेट में देखना है. सो मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स ये जो है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस मिस करते हैं. आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हो इस पोस्ट टेस्ट एनालिसिस को? सर सो आई narrate a small story. मैं 2017 जब मैंने अटेम्प्ट किया था, तो आई क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बट मैं 3 मार्क्स से क्लियर किया था, 105 वाज द कट ऑफ, आई स्कोर्ड 108, बट मेरा शायद वो तुक्के में हो गया था, मतलब इट वाज बाय शेयर लक, क्योंकि मेरे को ऐसा ज्यादा आता नहीं था। बट इवेंचुअली जब मैं मेरे को समझ में आने लगा पहले, तो मुझे यही रियलाइज हुआ कि जब हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसके क्वेश्चंस को मैं 2 पार्ट में सेग्रीगेट करता था। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जब एनालिसिस करता था, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, एक क्वेश्चन, एक वो सेट ऑफ क्वेश्चंस होता था जो मेरे करेक्ट हुए, एक वो सेट ऑफ क्वेश्चंस होता था जो मेरे गलत हुए या फिर मुझे आते नहीं थे। तो जब मैं रिवाइज करता था, तो जो मेरे गलत हुए हैं मैं उन पर, और जो मेरे को आते नहीं है उनको रेड पेन से टिक करता था हमेशा, ये नोट करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करूं तो मेरे को याद रहे कि दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच आई मार्क्ड रॉन्ग इन द एग्जामिनेशन एंड आई डू नॉट हैव टू कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। तो आई यूज्ड टू रिवाइज देम दोस क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल टाइम। और जो नहीं आते थे, जैसे कोई टॉपिक पता ही नहीं है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन पता है, तो एक ब्लैक डायरी रखता था मैं हमेशा अपनी, बिल्कुल ब्लैक बिल्कुल. डायरी बोलता था मैं उसको। उसमें मैं हमेशा हर टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 3
ऐसे 3-4 पेजेस में जो की पॉइंट्स है वो नोट कर लेता था। इसका बेनिफिट ये होता था एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर एंटायर टेस्ट सीरीज ऑफ लेट्स से 25-30 टेस्ट, तो वो सारे टेस्ट रिवाइज करना थोड़ा टफ हो जाता है, बट वो एक पतली सी डायरी रिवाइज करना आसान हो जाता है, एंड यू गेट ऑल योर मिस्टेक्स कंसोलिडेटेड एट वन प्लेस, so you can revise them in a very short period of time, और सारी मिस्टेक जो कमिट करी थी या जो टॉपिक्स नहीं आते थे वो एक जगह मिल जाता है, तो इट रियली हेल्प्स। तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। मतलब मैं आपको ये बताऊं, ये एक्सपीरियंस मैं खुद किया करता था, एंड मैंने अपने साथ में भी फ्रेंड्स को देखा, वो पता नहीं क्यों नहीं करते थे, वो मार्क्स में खुश हो जाया करते थे। लेकिन मुझे लगता था कि टेस्ट इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट असेसमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट लर्निंग। कि अच्छा कुछ नए टॉपिक्स मिले हैं, आई हैव टू जॉट इट डाउन। अगर मैं उस टाइम नहीं भी पढ़ पाऊं, एटलीस्ट मैं टॉपिक को जॉट डाउन कर लूं, सो दैट आई सर्च इट ऑन द इंटरनेट। क्योंकि आप कितना भी कर लो, एक सोर्स, वेदर इट बी सपोज हम लक्ष्मीकांत बोले या शंकर बोले फॉर एनवायरमेंट, वो कवर नहीं कर पाएगी 100% ऑफ क्वेश्चन। सो दिस इज समथिंग आई थिंक ना, जो तुम्हारे साथ भी, तुमने भी किया, एंड यू हैव सीन द रिजल्ट्स। सेम हैपेंड विथ मी आल्सो। प्रीलिम्स कभी डिफिकल्ट रहा ही नहीं। नाउ निखिल इन दिस, इससे हाँ हाँ एक और बोलो। पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इससे, ये एक और हेल्प भी हो जाती है कि जैसे आपने ये बात बोली ना कि मल्टीपल सोर्सेज में कई कई बार हम लोग को पॉइंट्स मिल जाते हैं, अब वो एंड में मल्टीपल सोर्सेज हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते, एंड इसके बिल्कुल। चक्कर में क्या होता है कि स्ट्रेस बिल्ड होता है कि मेरा ये सोर्स भी छूटा हुआ है, ये सोर्स भी छूटा हुआ है, ये सोर्स भी छूटा हुआ है, मैं भी स्टार्ट फीलिंग कि यार आई एम लॉस्ट एंड मैं हाँ नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ढंग से प्रिपेयर बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल इस सही बोल अटेम्प्ट में हो रहे पाएगा। हैं। बट जब एक जगह कंसोलिडेटेड होता है और वो 6 घंटे में रिवाइज हो जाती है पूरी की पूरी, तो ऐसा लगता है कि जो पूरे साल में पढ़ा था आई रिवाइज दैट एवरीथिंग इन जस्ट 6 आवर्स, एंड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस व्हिच यू गेट इज अनमैचेबल। पर इसी से ना मेरे को एक और चीज ध्यान है, जो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। जैसे सपोज एग्जाम होता है, चाहे साल जून में हो, लास्ट कुछ सालों से अक्टूबर में हो रहा है, सो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज का रिवीजन करना। अब एज यू सेड कि टेस्ट सीरीज को आप पूरा 30 टेस्ट या 50 टेस्ट जिसने लगाए वो तो नहीं कर सकते हो। सो उसको रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे तुमने डायरी बनाई, कोई अगर मार्क करके रखे, समथिंग हैज टू बी डन, या रिवीजन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का। सर मेरे लिए तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द utmost important thing, otherwise the entire purpose of joining a test series fails। अदरवाइज तो क्या होगा, जैसे कि जो क्वेश्चन मैंने वहां पे करेक्ट मार्क किए थे मैं सेम क्वेश्चन बस करेक्ट मार्क करूंगा, और जो गलती मैंने वहां पे कमिट करी थी बिल्कुल। आई विल बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन। जब तक मैं वो गलती को दोबारा देखूंगा नहीं कि मैंने क्या गलती कमिट करी थी, आई विल बी इवेंचुअली कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन। तो मैं तो दो चीज करता ही करता था कि वो रेड पे जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए या फिर मेरे को आते नहीं थे उनको रेड सर्कल रेड पेन यूज करके मार्क करके रखता था। टेस्ट वाले दिन जैसे हम लोग का संडे को टेस्ट होता था, आई रिमेम्बर हम्म। संडे को टेस्ट होता था, तो क्लास में डिस्कशन होता ही था 12 to 3। उसके बाद रात को सोने से पहले मैं एक बार 1 घंटे में वो टेस्ट को दोबारा देख लेता था। मतलब एक बार जरूर देख लेता, वीकेंड पे देख लेता था उस टेस्ट को। फिर बाद में जब रिवाइज करता था तो जो क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे उनको बहुत जल्दी जल्दी देखता था, बट जो मेरे रेड मार्क क्वेश्चन थे उनको मैं अच्छे से देखता था, सो दैट मेरी वो मिस्टेक कमिट ना हो। एंड आई थिंक ये बहुत जरूरी है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो टेस्ट सीरीज करते हैं, मार्केट से 100 पेपर ले लेंगे, हाँ। बहुत सारी मल्टीपल कोचिंग है, बट वो हेल्प नहीं कर पाता अगर आप रेगुलरली रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। सो अगर जैसे मैं तुमसे पूछूं कि कितने एमसीक्यूज जनरली एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने चाहिए बिफोर गिव गोइंग टू द प्रीलिम्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम, लाइक, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर हम दे नहीं सकते कि नहीं 6,000 7,000, इट इज समथिंग स्पेसिफिक टू द स्टूडेंट ऑल्सो, कि हाउ मच अंडरस्टैंडिंग ही हैज। बट स्टिल एक मिनिमम कितना एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना चाहिए आज के टाइम पे? सर मतलब इट वुड बी डिफिकल्ट टू गिव अ रफ एस्टिमेट, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि आई थिंक 6 या 7 टॉपिक्स मेंशन्ड है इन द यूपीएससी सिलेबस, तो हर टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट 2-3 पेपर कर ले, जैसे पॉलिटी, या फिर वेटेज हिसाब से देख ले, जैसे पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इन चीजों की थोड़ी ज्यादा वेटेज आती है। तो इनके दो दो तीन तीन क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कर लिए, सो दैट आपको एक डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, एंड कुछ कुछ अनप्रिडिक्टेबल टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि रैंडम जो जो हमारा स्टैटिक पैटर्न है जो बुक्स में दिए हुए वैसा नहीं आता, कुछ भी पूछ लेता है। तो वो जब आप 3-4 अलग अलग पेपर प्रैक्टिस कर लेते हो एक सेम सब्जेक्ट के, तो आपको अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस को हैंडल करने की टेक्निक भी आ जाती है, मेंटली भी आप प्रिपेयर हो जाते हो कि इवेंचुअली इफ दिस थिंग हैपेंस इन द एग्जामिनेशन, हाउ एम आई गोइंग टू टैकल इट।
तो हर सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन पेपर, तो इफेक्टिवली 20 के आसपास भी अगर कोई कर ले तो वो इनफ है। पर इससे कोई कम भी कर सकता है, प्रोवाइडेड आप ढंग से रिवाइज करें, जो भी करें, चाहे आप 5 पेपर करें तो रिवाइज जरूर करें। So it's not just only quantity, but yeah, very important quality of ना practicing the test. सिर्फ नाम की टेस्ट नहीं, सीरीज नहीं होनी चाहिए. Nikhil, as this an initiative of I am undertaking or ना basically starting a free prelims test series for the students, जिसमें मैं कम से 15 टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए प्लान किए हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है इतने टाइम में 15-16 ही पॉसिबल हो पाएंगे अच्छे से. एंड उसको डिलीवर मैं करना चाहता हूं लाइक फ्रीली. इट इज कंप्लीटली एप्लीकेबल. हाउ व्हाट डू यू थिंक कि स्टूडेंट्स को हाउ ना शुड दे गो फॉर इट? आई थिंक सर अच्छा ही इनिशिएटिव है, एंड स्टूडेंट्स के लिए बेटर भी होता है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ना जब फ्री में टेस्ट सीरीज मिलती है। जैसे आई शेयर योर पर्सनल एग्जांपल, तो हम लोग भी एक टेस्ट सीरीज तो हर कोई ज्वाइन करता ही है, हम लोग भी करते थे, बट इवेंचुअली जितने फ्री मॉक्स होते हैं वो देते थे हम लोग भी टेस्ट। इससे दो बेनिफिट हो जाते हैं। एक बेनिफिट कि इन सब में क्योंकि कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बहुत हाई होते हैं। तो हाई होते हैं तो यू गेट टू नो योर रिलेटिव स्टैंडिंग, कि जैसे नॉर्मल टेस्ट सीरीज में तो जो पे कर रहा है वो ही आएगा, बिल्कुल. अगर लेट्स से 500,000 स्टूडेंट है, बट इनमें एनरोलमेंट्स बहुत हाई होते हैं, तो लेट्स से 10,000 20,000, तो उसमें आपको अपनी रिलेटिव स्टैंडिंग पता चल जाती है कि हाँ, अच्छा भाई मैं, क्योंकि प्रीलिम्स इज अल्टीमेटली अ रिलेटिव गेम, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट गेम, रिलेटिव बिल्कुल. है सब कुछ। तो रिलेटिव स्टैंडिंग पता चल जाती है। दूसरा है कि थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है कि फ्रेंड्स के साथ थोड़ा कंपटीशन कर लेते हैं, हेल्दी कंपटीशन, उसमें भी थोड़ा हेल्प करता है। और तीसरा है कि एक डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ कुछ नए नए टॉपिक जो शायद हम लोग स्किप कर गए हो, तो वो मिल जाता है। और कई कई जगह मैंने देखा है कि जो डिस्कशन क्वालिटी होती है वीडियोस की, आप पोस्ट टेस्ट, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो उस वीडियो देखने से ये रहता है फायदा कि जैसे हम खुद पढ़ रहे हैं तो उतना शायद याद नहीं होता, बट जब सुनते हैं और देखते हैं तो आइडेंटिक मेमोरी जो हमारी होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी, बिल्कुल. कई कई बार वो बहुत काम करती है और इवेंचुअली चीजें याद आ जाती है। जैसे मेरे को बहुत बार आई थिंक टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन पेपर से चीजें याद नहीं है, पर आपके क्लास में बताया हुआ चीजें याद थी, और उससे मेरे जैसे प्रीलिम्स एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे कि आपने वीडियो में बोला कि नहीं ये तो होगा ही नहीं और ये होगा, तो मेरे को वो आंसर शीट नहीं याद है पर मेरे को वो डायलॉग याद था, एग्जैक्ट डायलॉग, तो उससे मेरा वो एक सिंगल क्वेश्चन निकल गया। और एक एक क्वेश्चन कई कई बार पहले पार करा देता है और पूरा या फिर एक साल वेस्ट करा देता है। बिल्कुल. बिल्कुल. सो जो भी ये व्यूअर्स हैं, लेट मी टेल यू गाइस, ये टेस्ट सीरीज 23 जनवरी से स्टार्ट हो रही है. आपको इस वीडियो लिंक में, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, देयर इज अ लिंक, यू कैन फिल द फॉर्म एंड आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी. सो निखिल, दिस लास्ट एनीथिंग यू वांट टू से टू आवर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स 2022? हाँ सर, तीन चार बातें बोलना चाहूंगा, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। जो भी स्टैटिक बुक है आपकी, एक या दो, उसी को स्टिक करें। नो मैटर whoever says what, you don't have to diverge from your pre-decided sources, stick to them। सेकेंडली बार बार रिवाइज करें, और ऐसा पीरियोडिकल अफेयर ना बनाए कि आज मैंने पॉलिटी कर लिया तो उसके बाद 3 मंथ बाद देखूंगा, नहीं। ऐसा करें कि इस वीक अगर फुल टाइम पॉलिटी पढ़ा है तो नेक्स्ट वीक शायद एक एक घंटा सुबह या शाम पढ़ लीजिए, बट कंटिन्यूअस रिवाइज करिए। उससे क्या होता है कि टच नहीं छूटता है। अदरवाइज अगर आप 3 मंथ बाद रिवाइज करते हो तो ऐसा लगता है शुरू से पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नया सा लगता है, क्योंकि बीच में आप इतना कुछ पढ़ लेते हैं, गायब हो जाते हैं। सेकेंडली मैप रीडिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि मैप हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं और आज की डेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, या ज्योग्राफी में मैप स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो रोज 10 मिनट दीजिए। मैप करने से मेंस में भी बहुत हेल्प मिलती है, GS1 में, GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन में, GS3 के सिक्योरिटी इश्यूज में, एंड किसी का PSI अगर ऑप्शनल वगैरह है या ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उसमें भी हेल्प मिलती है। थर्डली जो डायनेमिक सोर्सेज है, जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है उसके लिए अपने सोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करके चलें। एक कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए जो समझ में आता हो, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और एक कोई भी मैगजीन आप देखें कर ले, बट उसी को बार बार रिवाइज करें। मतलब डू नॉट रन आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स व्हिच विल प्रोवाइड यू n+1 नंबर ऑफ मटेरियल, बट स्टिक टू व्हाटएवर मटेरियल you have decided,
हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप अपने आप को असेस कर पाएंगे कि आपकी प्रेपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। कोई भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, जैसे अगर ये फ्री इनिशिएटिव है तो यहाँ पे कर लीजिए। अगर आप कहीं भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज। जिनके पास एक बस इंटरनेट एक्सेस है, दे कैन प्रिपेयर, और कोई कॉस्ट भी नहीं है। तो इसलिए इससे आप रेगुलरली असेस भी कर पाएंगे, आपका एक शेड्यूल भी बन जाएगा। जैसे बहुत लोगों को शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम होती है कि मैं पहले पॉलिटी पढ़ूँ या इकोनॉमी, तो टेस्ट सीरीज से एक शेड्यूल मिल जाता है, तो फॉलो करें और उसको प्रिपेयर करें। तो यही सर, यही 5-6 बातें बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। So very nice, Nikhil. I think students will definitely be benefited from all of your guidance, whatever you have given. Thank you, Nikhil, for joining with us today. वेलकम। So wish you all the My best. pleasure. Do good in your life. Take Thank you, care. sir. Take care, sir. Thank you. Good evening.